आज हमारा फोर्थ टॉपिक है सिक्योरिटी वाला पार्ट, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। पॉलिटी गवर्नेंस हुआ, आईआर हुआ, इकॉनमी हुआ, विद एमसीक्यूज़ आपके लिए तैयार किया गया है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और एमसीक्यूज़ वगैरह मिल पाएँ। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है टेररिज्म इन जे.एंड.के। हम सभी जानते हैं 22 अप्रैल का वो दिन जिस दिन एक पहलगाम में हादसा हुआ, और हम सभी जानते हैं कि उस हादसे ने हमें बहुत ज़्यादा रुलाया, क्योंकि 26 सिविलियन की डेथ होना गाइस एक बहुत मामूली चीज़ तो है नहीं। क्योंकि किसी भी कंट्री के सिविलियंस को मारना यानी कि आपने बहुत ही बेहुदा काम किया है, और वो भी बेचारे बिल्कुल मासूम से लोग घूमने घामने गए हुए थे वहाँ पर। तो माना जा रहा है कि एक द रेजिस्टेंस फ्रंट करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, एक ऑफशूट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो हम लश्कर तैयबा को ही समझते थे, उसी का एक पार्ट निकल कर आया लश्कर तैयबा का ही रेजिस्टेंस फ्रंट। इसने 26 टूरिस्ट को मार दिया है बैसारन वैली, पहलगाम, जम्मू कश्मीर के अंदर। और टेररिस्ट ने ओपन फायर की थी यहाँ पर, कोई ऐसी नकली वकली फायर नहीं थी, ओपन फायर। अगर आपने कलमा पढ़ के सुना दिया, नाम बताओ, नहीं करा तो हिंदुओं मारे जाओगे। तो आप सोचो, इतनी भयानक घटना 22 अप्रैल को घटी, हम सभी जानते हैं। तो इन रिस्पांस भारत सरकार ने भी कई मेजर्स लिए। भारत सरकार ने सबसे पहले ही कह दिया कि देखो जी, इंडस वाटर ट्रीटी आज ही ख़त्म होती है। इंडस वाटर ट्रीटी आप जानते हो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी कि हम भाई आईसीजे का जो पानी है, इंडस, चेनाब, झेलम का पानी पाकिस्तान के पास जाएगा, ब्यास, रवि, सतलुज का पानी हमारे देश में आएगा, भारत के पास आएगा। और इसी के साथ साथ अटारी का जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था उसको क्लोज़ किया हमने सारा का सारा वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम ख़त्म कर दी। हमने कहा भैया मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान नेशनल्स को बोला निकल जाओ हमारी कंट्री से, साफ साफ हमने बात कही। वीज़ा सर्विसेज से हमने हटाया लोगों को। अब भारत ने भी 9 एयर स्ट्राइक की 9 लोकेशंस में इनसाइड पाकिस्तान, या पीओजे के यानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उस पार्ट में भी ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया। तो ये टारगेटेड था। 7 मई का दिन हॉर्न बज रहे थे, सायरन चारों तरफ बज रहे थे, और रात को ही 6 की रात और 7 की सुबह आपको खबर मिल गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया। तो टारगेटेड स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा गया वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ जहाँ मतलब हमने बड़ा ही ना प्रिसाइज करके कि जहाँ जहाँ टेररिस्ट ग्रुप इनके मौजूद है वहीं मारो आप। तो चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स हों, बिल्कुल हमने एक प्रॉक्सी की तरह टेररिस्ट एक्टिविटी जो जो जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर या जहाँ जहाँ चल रही थी वहाँ सभी कैंप्स को उड़ाया भारत सरकार ने। अभी कह रहे हैं कि कश्मीर की इंसिडेंसी बहुत पुराना मुद्दा है, चाहे पहला इंडो पाक वॉर रहा हो 47-48 का, चाहे वो सीज़ फायर रही हो, चाहे दोबारा सेकंड इंडिया पाकिस्तान वॉर 65 का रहा हो। लाइन ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश करनी पड़ गई हमको 1972 में। कश्मीर का चाहे मिलिटेंसी भी रहा हो, उरी अटैक रहा हो, ये सब अटैक हमने सारे सुने हैं। ये चाहे पुलवामा का हो या पहलगाम का हो, या ये ना दिस इज नॉट पुलवामा, ये पुलवामा अटैक है। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगा 2019 में आपने देखा था, उरी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भी आपने देखा। अब रीसेंट ट्रेंड जो कश्मीर के टेररिज्म पे देखने को मिले हैं उसके बारे में जो करंट अफेयर है वो चर्चा कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि भाई रीसेंट ट्रेंड जो है वो पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाली जो 23-24 की रिपोर्ट थी। उसमें बताया गया है कि अभी तक बड़े खुश हो गए थे हम भी कि कॉन्टीन्यूस डिक्लाइन हो रहा है, आतंकवाद नहीं है, मिलिट्री अटैक नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर की यूटी पे, हम बहुत खुश थे। आराम से टूरिज़्म पे लोग आराम से गुलमार्ग जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, आराम से लोग घूम फिर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उस रीजन में बढ़ रही थी। तो एक्सपर्ट का बिलीव था दैट दीज रीजन अटैक्स ने तो बिल्कुल ही डेवलपमेंट पे धब्बा लगाया ही है, डिरेल करा है, और साथ ही साथ कम्युनल हार्मनी भी हमारी कंट्री की बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई है। अब फैक्टर्स क्या हैं, क्यों जम्मू कश्मीर में टेररिज्म होता है, उसके देखो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वॉर होता है। पाकिस्तान की जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, आप जानते हो ना, गरीब मुल्क है, अनपढ़ मुल्क है, तो ये ऐसी जो स्थितियाँ बनती हैं वो आपको आतंकवाद की तरफ ही लेके जाती हैं। अब इनको क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, इनको आर्म्स दिए जाते हैं, इनको सेफ जगहें पहुंचा दिया जाता है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जाता है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर तैयबा, सबको दिया जाता है। और पाकिस्तान यूज़ करता है इन प्रॉक्सीज़ को हाइब्रिड वॉर खेलने में भारत के खिलाफ, कि भारत को डिफीट करना है डायरेक्टली, मिलिट्री टू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, या ख़राब करते रहना है बिल्कुल भारत को। फिर इंटरनेशनल नॉन कंसेंसस, इनकन्सिस्टेंट इंटरनेशनल प्रेशर अलाउ पाकिस्तान कि भाई वो करें ये हरकत। चाइना हमेशा अपनी वीटो यूज़ करता है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने में। मसूद अजहर को देखो, उसने प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया। फिर ग्लोबल आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस आईसिस का,
जो आपका रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, आईसिस का फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में। इसने इतने सारे ऐसे नेटवर्क तैयार कर दिए हैं, हमास को देख के ये इनको लगा हम भी कुछ ऐसा करके दिखाते हैं। फिर पोरस बॉर्डर बहुत ख़राब है हमारा, बड़ा चैलेंजिंग टेरेन है, एलओसी के आसपास इंटरनेशनल बॉर्डर ही ऐसा है, कम्प्लीटली सील नहीं कर सकते उस बॉर्डर को आप, तो आराम से मिलिटेंट वेपन आराम से घुस जाते हैं। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। इंटरनल फैक्टर्स हैं रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब, लोकल नेटवर्क ऐसे हैं कि वो ना यूथ को बिल्कुल फुसला लेता है कि ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना रिक्रूटमेंट हो जाती है उनकी। फिर पॉलिटिकल एलिनेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचो ना, टेलीग्राम लिंक वगैरह में ही इतने सारे लोग यूथ देख रहा है, तो वो ऐसी आइडियोलॉजीज़ की तरफ बढ़ जाता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ को मानने लग जाता है। फिर पॉलिटिकली एलिनेशन है, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस है, अफ्सपा है 1958 का, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहाँ चलती रहती है। इकोनॉमिक चैलेंजेस इतना ज़बरदस्त है, मैंने आपको बताया ही। भाई कोई भी यूथ अगर उसको जॉब सही जगह पे नहीं मिलेगी तो फिर वो तो उसको लगेगा ना कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तो जहाँ मिल रही है वहीं घुस जाओ। फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो भी घुस जाते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोपोगंडा चलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उसके चलते भी ऐसा हो जाता है। फिर टेरर फिनेंस है, सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल आउटफिट जैसे हरियत कॉन्फ्रेंस है या दुख्तरन ई मिलात है, इस तरह की चीज़ों से हवाला मनी जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ पैसा जाता है, लोकल मिलिटेंसी को उससे और इनकरेजमेंट मिलती है कि चलो जी ऐसा कुछ कांड करके दिखाते हैं। अब चैलेंजेस क्या है, जब जब भी टेररिज्म जम्मू कश्मीर की बात होती है तो टैकल करना इसको आसान काम तो नहीं है, क्योंकि पहला ही चैलेंज है हाइब्रिड टेररिस्ट है, वर्चुअल टेररिस्ट आउटफिट है, दोनों तरह के हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल टेररिस्ट जो बहुत ही फॉर्मली एफिलेटेड होते थे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, वैसा है ही नहीं। हाइब्रिड टेररिस्ट का मतलब है कि अनलिस्टेड लोग हैं और सेल्फ रेडिकलाइज इंडिविजुअल हैं ये, और लो प्रोफाइल है सोसाइटी में, बहुत नामो खामी वाले लोग नहीं हैं जैसे कांड करके चले जाते हैं। इन एडिशन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ये भी बताया कि वर्चुअल टेररिस्ट ग्रुप भी क्रिएट हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, टीआरएफ। ये क्या है, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन तो एलईटी होता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन सब ग्रुप्स बने हुए हैं मान लो। फिर उसके बाद पोरस बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल, जम्मू कश्मीर इतना डिफ़िकल्ट ट्रेन, स्मगलिंग आर्म्स पर्सनल की इतनी आराम से होती है यहाँ पर। फिर पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाला पार्ट, सोशल मीडिया को बिल्कुल एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करता है। इंटेलिजेंस गैप बहुत है, सेंट्रल स्टेट लोकल एजेंसीज़ में बहुत गैप्स हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है इनके बीच में। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेररिस्ट जो होते हैं वो ड्रोन्स का, इनक्रिप्टेड ऐप्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, समझ रहे हो आप, तो जिसकी वजह से ना इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है मामला कि इनको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। चेंजिंग टैक्टिक्स, क्योंकि जो टेररिस्ट है वो लार्ज स्केल अटैक से ना अब आ गया है टेररिस्ट किलिंग एंड अटैक्स ऑन सॉफ्ट टारगेट्स, जैसे टूरिस्ट पे कर दिया, माइनॉरिटीज़ को मार दिया, ये इस तरह के काम करने लग गए हैं भड़काने के लिए, दंगे भड़काने के लिए। तो इनिशिएटिव क्या होना चाहिए, देखो इनिशिएटिव बहुत सारे चलाए गए हैं। क्रैक डाउन ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स एंड देयर इकोसिस्टम, हमने पुलवामा अटैक के बाद भी ये किया था, चाहे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हो, ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया हो, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था हमने 2017 में, ताकि हम ऐसी चीज़ों को बैन कर पाएँ। इंडिया ने बैन किया जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए हमने ऑपरेशन सद्भावना चलाया ताकि एक्स मिलिटेंट्स को हम लेकर आ सकें। टैकल करना क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट इन्फॉर्मेशंस को, स्मार्ट बॉर्डर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने करना शुरू करा। डेवलपमेंट स्टेप्स के लिए हमने हिमायत का इस्तेमाल करा, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह इस्तेमाल करे। हमने 370 आर्टिकल को थोड़ा सा एब्रोगेट करा। भारत ने ये भी पूछा IMF से टू रिव्यू इट्स एड प्रोग्राम टू पाकिस्तान, ये सब बातें भी चली। तो वे अहेड में कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी देखो, आप देख ही रहे हो कि ऐसे हादसे फिर भी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं अपना सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को और स्ट्रेंथन करो, यानी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ, AI ड्राइवन एनालिटिक्स पे ज़्यादा काम करो, ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाओ जिससे कि साइबर रेडिकलाइजेशन को काउंटर कर सको। इलिसिट फाइनेंसिंग, फेक करेंसी से बचाना है, ऑर्गेनाइज ग्रुप जो बन जाते हैं उनसे बचाना है। तो ऐसा क्या करो, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, दोनों का इस्तेमाल कर कर आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ। फिर बॉर्डर की सिक्योरिटी का तो बहुत ध्यान रखो। याद करो मधुकर गुप्ता कमेटी थी जिसने साफ बोला था कि ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फास्टर वे में स्मार्ट फेंसिंग इंस्टॉल हो, थर्मल इमेजिंग, सर्विलेंस वगैरह यहाँ पर किए जाएँ। तो इम्प्रूव करना इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को, आर्मी, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा परेशान क्यों हैं, बॉर्डर की समस्या से।
फिर डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाओ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल इंटीग्रेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है। जब तक लोकल कम्युनिटीज़ को ट्रस्ट नहीं होगा, आप उनके दिल नहीं जीत पाओगे, उनके मन नहीं जीत पाओगे आप। समझ रहे हो? जैसे आपने ऑपरेशन सद्भावना चलाया था तो लोगों के मन में आया था कि हाँ भाई काफ़ी हमारे लिए काम किया जा रहा है। ऐसे ही लगातार चलाते जाओ, उनको जॉब्स दो, उनको काम सिखाओ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, फिर प्रायोरिटाइज़ करना, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म प्रमोशन, ये बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। अभी पता है गाइज़, मैं ना इंस्टा पे एक देख रही थी, कुछ कश्मीर करके एक है कोई एक चैनल है, तो मैंने भी उसको फॉलो किया। तो वो लगातार अब ना कोशिश कर रहे हैं वापस से कि वहाँ पे टूरिस्ट आ पाएँ, और अभी गुलमर्ग के उन्होंने दिखाया कि कैसे टूरिस्ट आराम से आ रहे हैं, ताकि वापस से यहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है ना। लोग घबरा जाते हैं ना, लोग जाना बंद कर देते हैं। फिर पॉलिटिकल प्रोसेस, इंश्योर इंक्लूसिव गवर्नेंस टू एड्रेस पॉलिटिकल एलिनेशन को बचाना है। इंटरनेशनल प्रेशर, यानी इंडिया को चाहिए कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करे, लाइक UNSC। पाकिस्तान का रोल हाईलाइट करें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। FATF हुआ या कुछ और सपोर्ट हुए लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का, उनको हम ठीक कर पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना इमीडिएट बेसिस पे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। न्यूज़ में गाइस ये इसलिए रहा क्योंकि जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, वो सर्च की है, बढ़ा है। द फाइनेंशियल ईयर 24-25 हमने करा है, इसको काफ़ी बेचा है बाहर हमने, लगा लो 23,622 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली $, का 2.76 बिलियन। अब ट्रेंड क्या है कि सेक्टर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर आपका जो डिफेंस का PSU है वो बहुत अच्छा यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम इसको आगे पहुँचा भी पा रहे हैं। ट्रेंड क्या है कि पास्ट 10 ईयर्स का अगर आप देखो तो हमारे जो डिफेंस के गुड एंड इक्विपमेंट है वो काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और भारत ये चाहता है कि 2029 तक हम डिफेंस का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ कर दें। कितना कर दें? 50,000 करोड़ कर दें। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हम USA है, फ्रांस है, आर्मेनिया है, ऐसे बहुत सारे टॉप बायर्स को हम ढूंढ रहे हैं। और जो इस बार हमने ब्रह्मोस चलाई है, तो उसके बाद तो अफ्रीकन नेशंस, एशियन नेशंस वैसे ही हमसे खरीदने को तैयार है। फिर एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, आकाश है, सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस्ड ऑयल आर्टिलरी गन्स हैं, नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं, फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये काफ़ी मदद कर रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है इस समय पर। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट इक्विपमेंट है वो कौन कौन खरीदता है? फिलीपींस है, जैसे भारत दे रहा है, ब्रह्मोस दे रहा है इनको। मॉरिशस को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दे रहा है। फ्रांस को सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दे रहा है। आर्मेनिया को आकाश एयर दे रहा है। US को पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर दे रहा है। तो इस तरह से ना हम ना डिफेंस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस इनिशिएटिव को हम इम्प्रूव और कैसे कर सकते हैं? भैया हम और ज़्यादा इनोवेशन करें। 2018 में ही हमने MSME स्टार्टअप इन सबको यूज़ करना शुरू कर दिया था कि भाई बढ़ाओ, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाओ। फिर डिफेंस के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु को हमने बनाया कि और बूस्ट करो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और अच्छा करने के लिए हमने डिफेंस सेक्टर में बोला कि भाई सिंप्लीफिकेशन करो। सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर को सिंप्लीफिकेशन करो, SOB फॉर ग्रांट। फिर लिबरलाइज कर दो FDI पॉलिसी को, यानी FDI को आप अट्रैक्ट करने के लिए 74% FDI का आगे बढ़ा दो सबसे ज़्यादा। फिर टेक्नोलॉजी का आपका डेवलपमेंट फंड हुआ, उसको बढ़ाओ। सृजन पोर्टल है तो वन शॉप स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है ताकि इसका एक्सेस बढ़ता चला जाए। अब चैलेंजेस क्या आते हैं इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में? सबसे बड़ा चैलेंज आता है इम्पोर्ट रिलायंस, यानी जो इंडियन इंडस्ट्री है इज़ रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स। इंडिया की जो इंडस्ट्री है ना, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इंजन लेना है बाहर से खरीदना पड़ रहा है, सेंसर लेना है बाहर से खरीदना पड़ रहा है, अपने घर में क्यों नहीं बना रहे हो? फिर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इशू बहुत है, एडवांस टेक्नोलॉजिकल में इसमें गैप है, कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स, स्टिफ कंपटीशन है, चैलेंज है ओवरकमिंग क्वालिटी परसेप्शन, एड्रेसिंग टेक्नोलॉजिकल गैप्स को फुलफिल करने के लिए, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत सारी हैं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंप्लीट डिफेंस सिस्टम प्लेटफॉर्म, यानी जो भी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, ये कंप्लीट डिफेंस सिस्टम पे काम करें। यानी कि इनकी रिक्वायरमेंट है लाइन ऑफ क्रेडिट देना पड़े, आप लो। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब समझते हो? अगर आपको कहीं पर उधारी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप वो भी देकर किसी तरह से मैनेज करो। और लॉन्गिंग टर्म पार्टनरशिप बनाने के लिए डिफेंस हब्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। डिफेंस इंडस्ट्री के बिना आप बहुत अच्छा नहीं बना पाओगे, इसलिए कह रहे हैं डेवलप करो इंडिजिनस कैपेबिलिटी। जैसे ऑस्ट्रेलिया, UAE, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ये क्या कर रहे हैं? फोर्जिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद अपकमिंग डिफेंस हब्स। तो दीज आर द कंट्रीज दैट हैव शोन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो वो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी ग्रोथ दी है इंडस्ट्री के डिफेंस के अंदर।
तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, और ज़्यादा कंपनीज़ को बोले जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो तब जाके हमारा ये सेक्टर बूम मारेगा। 50,000 करोड़ ऐसे ही नहीं पूरा होगा, उसके लिए हमें एफर्ट मारने पड़ेंगे। फिर है इनलार्ज एक्सपोर्ट हॉराइजन, यानी इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है मे बी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड देयर प्रेजेंस फॉरेन ऑफिस की कंट्रीज़ में खोलकर, या फोकस ऑन सप्लाइंग कंपोनेंट सब सिस्टम्स वगैरह खोलकर, ये सब करना पड़ेगा, तभी हमारी कैपेबिलिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स वो बढ़ता चला जाएगा। राइट, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे आज बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। क्या है, क्यों न्यूज़ में रहा? इसलिए रहा क्योंकि इसकी 50वीं एनिवर्सरी थी, इसका गोल्डन आपका एनिवर्सरी थी। तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है डिसआर्मामेंट अफेयर्स, उसने कहा कि भाई इसमें 50वीं है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को बेसिकली पहले ना इसको फॉर्मली बोला जाता था कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल टॉक्सिन वेपन्स ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। ये इसका नाम था, इतना बड़ा इसको फॉर्मली बोलते थे। वो तो हम आम भाषा में इसको बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बोलने लग गए। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई और इसमें 18 नेशन कमिटीज़ ने बनाया और इसको ओपन किया गया सिग्नेचर्स फॉर 1972 और ये फोर्स में आया 1975 के अंदर। मेंबरशिप कौन है? ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेंबरशिप है 188 स्टेट्स की। इंडिया ने साइन किया, रेटिफाई करा। सिग्नेटरी स्टेट्स भी हैं, इजिप्ट है, हैती है, सोमालिया है, ये सब हैं। स्टेट पार्टीज़ यहाँ पर हर 5 साल बाद मिलती हैं और स्टेट पार्टीज़ यहाँ पर बेसिकली इस कन्वेंशन को और रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाने पे लगी हुई हैं। अब बायोलॉजिकल वेपन होते क्या हैं? वो वेपन जो कि डिसमिनेट करते हैं डिजीज़ को। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, टॉक्सिन्स हैं, एनिमल्स के निकले हुए होते हैं, वर्ल्ड वाइड है, टू हार्म और किल ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हिस्टोरिकली बायोलॉजिकल जो आपके वेपन प्रोग्राम्स हैं, इसमें एफर्ट लिए गए टू प्रोड्यूस एंथ्रेक्स वगैरह, ये सब जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए, ये सब चीज़ें देखो हिस्टोरिकल बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम्स में एफर्ट प्रोड्यूस करे गई सारी चीज़ों को देखने के लिए। अब बायोलॉजिकल जो ये वेपन है ये करते क्या है, इसको समझते हैं। पहली इसकी मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी हुई कि भाई साहब कहा गया, सारे देश मिले, उन्होंने कस्में वादे खाए कि भैया नहीं, बैन करो इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन करते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोग्राम अगर आप नहीं चलाए तो आप सोचो ना बायोलॉजिकल वेपन से क्या होता है, आप बेसिकली डिजीज़ को कर रहे हो, पॉइजन कर रहे हो पूरे एनवायरनमेंट को, आप जानवरों को मार रहे हो, पौधों को मार रहे हो, इंसानों को मार रहे हो, क्या कर रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हो, पूरी फूड चेन उड़ा रहे हो आप एक तरह से। तो इफेक्टिवली प्रोहिबिट करा गया, साफ तरह से बोला गया भैया इनका ना डेवलपमेंट करना है, ना प्रोडक्शन करना है, ना एक्विजिशन, कुछ नहीं होगा। और सप्लीमेंट करने को बोल दिया 1925 जिनेवा प्रोटोकॉल को कि भैया ऐसा है विच आर ओनली प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। अब उसको भी बोल दिया कि देखो जी अब इफेक्टिवली इसको करना है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, कोई बायोलॉजिकल कोई टॉक्सिन वेपन्स आप नहीं बनाओगे। फिर इंटरनेशनल इसके लिए ना इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देती है कि इसको कैसे रिव्यू करना है, कैसे इस कॉन्फ्रेंस को संभालना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर 5 स्टेट हैं, इजराइल है, चाड है, जिबूती है, एरित्रिया, किरिबाती है। इन्होंने ना कभी इस पर साइन किया, ना कभी एक्सीड किया। पेपर में सवाल आ जाएगा, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ना कभी साइन किया, ना कभी एक्सीड करा। तो कौन है वो? CDEK और IB है, ICDEK। इजराइल, चाड, जिबूती, एरित्रिया, किरिबाती। गॉट इट? तो यहाँ पर ना दे रखा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर, जिसके अंडर ये काम कर रहा है। तो 1998 में इसको लेकर आया गया। इसका सारा ध्यान यही था कि किसी भी तरीके से कंट्रीज़ के अंदर बोलो कि डिसआर्मामेंट मेजर्स पे आ जाए, वो मिलिट्रीज का इस्तेमाल ज़्यादा मत हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला हो, डायलॉग करा, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ। इस पर ये काम करते हैं। इनका पूरा ध्यान होता है कि डिसआर्मामेंट हो, ऐसी कुछ पॉलिसी बनाए जिसमें आर्म्स का ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। अब भारत ने भी ऐसी पूरी कोशिशें लगाई कि भाई बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसके लिए हमने 1989 में क्या किया था, मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और स्टोरेज हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमने बोला था कि भाई इनका ना कम होगा, टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, नेचर एंड हेल्थ। हमने कहा भाई इनको ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना है। फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी, उसके लिए भी हमने एक एक्ट बनाया। हमने स्पेशल कैटेगरी के मटेरियल्स का इस्तेमाल करने को बोला, टेक्नोलॉजी में भी। इंडियन फ्रांस ने जॉइंटली डेटाबेस बनाया कि अब हम ना पूरी तरह से हम ना BWC को मानेंगे और आर्टिकल 7 को बिल्कुल डील करता है कि कोई भी स्टेट पार्टी अगर कोई डेंजर होता है तो एक दूसरे को असिस्ट करेंगे कैसे। लेकिन इसको ना BWC में चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या है इसको, कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने में? इसमें कोई ना वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। जैसे अनलाइक एनी अदर डिसआर्मामेंट ट्रीटी, इसमें डुअल यूज़ है नेचर ऑफ बायोसाइंस के। अब आप देखो बायोसाइंस को ही एक अच्छे यूज़ के लिए भी बना सकते हो और एक
ऑफेंसिव एप्लीकेशन के लिए भी बनाया, जैसे चक्कू है उसका इस्तेमाल सर्जरी वाला करेगा तो वो उसको ढंग से सीजर को इस्तेमाल करेगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सीजर, कैंची का एग्जांपल लेते हैं। अब जो कोई वैसा होगा दिमाग का, उल्टा दिमाग का, तो वो पता नहीं क्या कर देगा, उस कैंची का ही गलत इस्तेमाल करते। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस कुछ ऐसा सा ही सिस्टम है यहाँ पर। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जो केमिकल वेपन कन्वेंशन होती है उसको वेरिफिकेशन करना फिर आसान होता है कि भाई केमिकल्स हैं, उसको कितना क्या करना है, उसमें समझ में आ जाता है। बायोलॉजिकल में वाले में ये प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन की। फिर लैक ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल डेटा कलेक्टिंग का प्रॉब्लम है। किट कॉन्ट्रीब्यूट BWC रिलायंस ऑन पॉलिटिकली बाइंडिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो CBM बहुत सफ़र करता है लो पार्टिसिपेशन से। लिमिटेड यहाँ पर ना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, अंडर स्टाफ है बहुत ज़्यादा, इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट वो चेक ही नहीं कर पाता ठीक से। फिर नेशनल इंप्लीमेंटेशन बहुत नहीं हो रहा है। भारत ही तो नेशनल अथॉरिटी है जिसने केमिकल वेपन कन्वेंशन का है, लेकिन उसके पास सेंट्रलाइज बॉडी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के लिए भारत के अंदर ही नहीं है। हम दूसरी कंट्रीज़ की क्या बात करें। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले ना इस पॉलिसी के लिए चाहिए कि हमें इम्प्लीमेंट करना होगा मॉड्यूलर इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉर वेरिफिकेशन। सबसे पहले तो इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस अच्छा करना पड़ेगा, साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करके, वेरियस पॉलिसी प्रपोजल्स का इस्तेमाल करके। दूसरा, एक्सपेंड करना है परमानेंट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यानी हम अपॉइंट करें रोटेटिंग एक्सपर्ट वेरिफिकेशन ग्रुप्स को। दूसरा, हम ना यूनिवर्सलाइज करते हैं CBM। देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर हमने एडवांस करना है ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करो, ताकि ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में कमी ना आए। अब ज़रा समझ लो इस शब्द का मतलब, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता क्या है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर गाइस एक तरह का तरीका है ना, नाम से समझ में आ रहा है कि वी आर बेसिकली ट्राइंग, हम ऐसे एक्शन लें जिससे हमारी टेंशन रिड्यूस हो, हमारे बीच में विश्वास पैदा हो, हम कोऑपरेशन के भाव से चलें, हम एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से बचें, कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को ना करें, कोई मिसकैलकुलेशन ना करें, चाहे वो मिलिट्री वे में, चाहे डिप्लोमेटिक वे में, चाहे पॉलिटिकली वे में। हम ट्रांसपेरेंट रहें, कम्युनिकेट करें, डायलॉग करें, वेरीफाई करें, कंस्ट्रेंट्स को हटाएं, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज करें, आर्म्स कंट्रोल करें, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कोई ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ले लें। इससे बहुत फ़ायदा होता है, इससे रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, इससे ट्रस्ट कॉपरेशन बढ़ता है, आर्म्स रेस रिड्यूस होती है। तो CBM इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो आप? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से क्या होगा, CBM वगैरह से फ़ायदा ही होगा, डेटा हार्मनाइज होगा, टेक्स्ट माइनिंग हो जाएगी। फिर एड्रेस हो जाएगा नॉन स्टेट एक्टर्स भी, कि कौन ऐसे हैं जो भाई इतना आतंक फैला रहे हैं। तो इंटीग्रेट जब होगा ये UNSC के साथ, तो ये नॉन स्टेट एक्टर टेररिस्ट ग्रुप्स को भी बचाएगा, टेररिस्ट ग्रुप्स को भी, थ्रेट को भी एड्रेस करेगा, सॉरी नॉट बचाएगा, थ्रेट को बचाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट्स चलते हैं, फटाफट शॉर्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम बड़े ध्यान से सुनना, ताकि MCQ ध्यान से सॉल्व कर पाओ आप। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स, और आप बिल्कुल लग जाओ, जो बच्चों का अभी प्रीलिम्स होना है नेक्स्ट ईयर वो बिल्कुल लग जाएं, और जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आंसर राइटिंग में उनको पता होना चाहिए कब क्या लिखना है। इवन आई एम लॉन्चिंग द आंसर राइटिंग का सेशन भी, तो यू गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, फाउंडेशन है, फर्स्ट फेज़ में आई है। इस पर टारगेट क्या करते हैं, बॉर्डर विलेजेस को जो भी नदर्न फ्रंटियर्स में है, इसका पूरा ध्यान है। देखो, भारत अपना 100 साल का होने वाला है 2047 में। हम चाहते हैं S3, क्या होता है S3, सेफ सिक्योर सेल्फ सफिशिएंट लैंड बॉर्डर्स। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। अब जो हमने VVIP2 मॉडल लेके आए, इसमें सेंट्रल फंडिंग है। स्ट्रैटेजिक जो विलेजेस हैं इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स पे, उस सबको हम कवर करेंगे, इंप्रूव करेंगे लिविंग कंडीशंस को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, आँख कान ताकि खुले रहें। फाइनेंशियल ईयर 24, 25, 28, 29 में रहेगा। अब इसके की फीचर्स ये हैं कि हम ना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, चाहे इन्वेस्टमेंट करनी हो रोड की, हाउसिंग सैनिटेशन की करनी हो, स्मार्ट क्लासरूम खोलने हो, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी करनी हो, वैल्यू चेन से इसको कनेक्ट करना हो, वेलफेयर स्कीम कन्वर्जेंस का काम करना हो, कल्चरल एंड टूरिज्म प्रमोशन का काम करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, फेयर्स, फेस्टिवल, डे सेलिब्रेशंस वगैरह ये सब। अब PM गति शक्ति क्या है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ताकि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो पाए। वाई बॉर्डर, देखो बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्ट्रैटेजिक असेट बोल दिया उसको। पेपर में क्वेश्चन यही आ जाए डायरेक्टली, वाई बॉर्डर पॉपुलेशन इज स्ट्रैटेजिक एसेट, क्या लिख कर आओगे भाई? इनको नॉलेज होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्हें पता होता है, इनको क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी इनको पता होती है, इनको पता है कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है, इनके बड़े तगड़े लोकल नेटवर्क्स होते हैं। फिर लॉजिस्टिकल सपोर्ट, रिमोट बॉर्डर विलेजेस को इतना सपोर्ट मिलता है ना, फूड शेल्टर लेबर, आप इनको देते रहो। फिर उसके बाद इनफॉर्मल सर्विलेंस की बात कर रहा है कि जो भी शेफर्ड है, नोमैड्स है, उसको अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, जैसे ताशी तम नामल ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, उनको पूरा पता था।
फिर इन्फोर्सिंग टेरिटोरियल क्लेम्स वगैरह, जैसे सेटल पॉपुलेशन डिस्प्यूटेड एरिया में। आपने ना एक लव स्टोरी देखी होगी, द हीरो लव स्टोरी उसमें है ना, उसके अंदर प्रीति जिंटा को वो भेजते हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास ना, कि वो कैसे सब चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो लोकल बंदे को क्यों उठाते हैं, क्योंकि यार वो स्ट्रेटेजिक असेट है, उसको सारा पता होता है एरिया का, वो आराम से पहचाना भी नहीं जाएगा और वो पूरा जानकारी होती है उसको। इसलिए अब प्रीवियस डेवलपमेंट एफर्ट भी लिए गए हैं। 86-87 के अंदर बॉर्डर डेवलपमेंट हुआ है, 5-6 में मॉडल विलेज इनिशिएटिव लिया गया है, 15 में स्मार्ट मॉडल विलेज का डेवलपमेंट किया गया है। नाउ द नेक्स्ट इज I4C। I4C बेसिकली है क्या, इसका पहले हम फुल फॉर्म पे चलते हैं कि ये करना क्या चाहता है। I4C बेसिकली इज इंडियन क्राइम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चलते क्या किया, एक नोटिफिकेशन इशू कर दी टू इंक्लूड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सेक्शन 66 ऑफ PMLA एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसको इंक्लूड करा गया। अब ये चाहता क्या है करना, इसका ध्यान ये है कि इसको हम चाहते हैं ताकि कंट्री कोई भी साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम से बच पाए, जिसका सेक्शन 66 है उसमें काम क्या कर रहा है ये, इसका काम है इनेबल द डायरेक्टर्स और एनी अदर अथॉरिटी कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, सबसे पहले जो भी नेसेसरी एक्शन लेना है वो काम कर पाएँ, मटेरियल क्या पजेस्ट करना है ये सारा कुछ पता हो। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ये कब हुआ, ये ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ 2020 में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये इनिशिएटिव था, जिसमें नोडल एजेंसीज का काम था कि साइबर क्राइम को रोकना है। तो जुलाई 2024 में क्या हुआ, इसको अटैच किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। का पूरा काम ये है कि आप साइबर क्राइम से तरीके से कोऑर्डिनेट वे में डील कर पाओ। तो इसके कई सारे वर्टिकल्स हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के, वो सारे के लोग काम करते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, थ्रेट एनालिटिक्स वाले सब मिलके काम करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट शो, जिसमें हम बात करने वाले हैं रफाले का मराइन आपका फाइटर जेट, मरीन फाइटर जेट के बारे में। सेंटर ने 26 रफाले को बोला है बेसिकली, और फ्रॉम फ्रांस हम लेंगे ये 3 जो फाइटर जेट्स आएंगे वो इंडियन नेवी डिप्लॉय करेगी, और कंट्री का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर हमें NS विक्रांत विल बी डिप्लॉयड। और इंडियन एयरफोर्स ने 36 बोले हैं, 36 तो कम से कम ले आओ। और उसके बाद रफाले एयरक्राफ्ट होता क्या है, इसको मैन्युफैक्चर दसॉल्ट एविएशन, एक फ्रेंच बेस्ड एक एरोस्पेस स्पेस कंपनी है, वो इसको बनाती है। ओमनी रोल कैपेबिलिटी है, यानी इसके पास इतनी क्षमता है कि सारे तरह के एविएशन मिशन को कॉम्बैट करने में मदद करती है। एयर हो, स्ट्राइक हो, रिकन्सिनेंस हो, न्यूक्लियर डेटरेंस हो, सबको रोकने में मदद करता है ये। और इसकी कैपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी 4.5 जनरेशन कैपेसिटी है। तो बहुत ही लेटेस्ट जनरेशन का यूज़ किया गया है इसमें ना स्विच एंड स्विंग रोल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड दोनों जाएगा। फिर इसके अंदर 4.5 जनरेशन जेट फाइटर्स भी हैं, स्टेल्थ से बना हुआ है, ज़बरदस्त तरह का था, मटेरियल बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका। 5th जनरेशन जेट की तरह भी काम करेगा, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो USA चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बैटल है ये। तो US प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया ये प्लान टू मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट। तो चाइना ने दिसंबर 2024 में बोला है कि 2 6th जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ का, इन सब का इस्तेमाल होगा। नाउ द नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बॉम्ब, जिसको गौरव कहते हैं। DRDO ने सक्सेसफुल इसका ट्रायल करा है। लॉन्ग रेंज है ये, 1000 kg का क्लास है ये। 100 किलोमीटर के पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इसको फेंका जाए तो इतना बढ़िया काम करता है ये। और एक घर का बनाया हमारा, इसीलिए तो हमने घर गौरव नाम रख दिया। फिर नेक्स्ट इज MK2 ड्यू सिस्टम के बारे में बात किया। DRDO ने इसको निकाला है और कुर्नूल आंध्र प्रदेश के अंदर इसको लेकर आया है। भारत ऐसा चौथा राज्य बन चुका है, वर्ल्ड का कंट्री बन चुका है US, चाइना, रशिया के बाद, जिसके पास एडवांस तरह का लेज़र वेपन कैपेबिलिटी है। और अपने घर में ही बनाया ये भी हमने, DRDO ने हैदराबाद में बनाया है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस की मदद से। ये ड्रोन्स को, मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट्स को डिसेबल करने की क्षमता रखता है, और एक बार रडार से डिटेक्ट हो जाए, क्या मस्त टारगेट करता है ये, एकदम टारगेट पे जाके, और कोई स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं है इसका, इतना ज़बरदस्त मैकेनिज्म है। और लाइटिंग स्पीड, एंगेजमेंट, प्रिसीशन, आहा। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये ना देखो बैटल स्पेस इकोनॉमिक्स में बहुत ज़रूरी है। और ये ना हमारा बहुत जो रिलायंस था, बड़े महंगे महंगे हम ख़रीदते थे, उससे हम बच जाएंगे, बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। समझ रहे हो, आत्मनिर्भर भारत वाली बात। फिर काउंटर इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। हम जब ऐसे टैक्टिकल एयर डिफेंस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो लो पावर लेज़र क्राउड कंट्रोल डिटरिंग पायरेट्स का था, इनके लिए भी इस्तेमाल होगा। अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इससे आती हो काइनेटिक एनर्जी से, ताकि डिस्ट्रॉय करने में टारगेट्स को डिग्रेड करना आसान हो।
और ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कितने टाइप्स के होते हैं, हाई एनर्जी वाले होते हैं, लेज़र एक हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं, ये सारे के सारे इसमें पार्ट में हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट वर्षा। प्रोजेक्ट वर्षा बेसिकली INS वर्षा 2026 में ऑपरेशनल होगा। इसका नेवल प्रोजेक्ट है ये हम चाहते हैं भारत का जो अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव है सिक्योर अंडरग्राउंड बेस को बनाना। कोस्टल विलेज रामबिली आंध्र प्रदेश का है वो लोकेशन है। सिमिलर टू प्रोजेक्ट वर्षा फ्रॉम ईस्ट कारवर बेस को हम इसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब न्यूज़ में जो एक्सरसाइज है वो समझते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 है, ये इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है। प्रीमियर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है ये, UAE द्वारा होता है, भारत और UAE इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑपरेशन एटलांटा की बात करें तो ये EU यानी यूरोपियन यूनियन और इंडियन नेवी का इस्तेमाल होता है इसमें। पीस एंड स्टेबिलिटी बनाना, पायरेसी या जितनी सब चीज़ों को रोकना। एक्सरसाइज दसलिक हम करते हैं पुणे महाराष्ट्र में हमने करी इस बारी, और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी भारत और उज्बेकिस्तान की। फिर एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ हम करते हैं विशाखापट्टनम कोस्ट पे। ट्राई सर्विस है ये, बायलेटरल ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये वो है। इनिक्योस 25 जो है ये मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है ग्रीस में, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करा, हर साल होता है। इंडिया ग्रेस का तो नाम याद रखना ये वाला होता है। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर सिक्योरिटी। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनवायरनमेंट वाला पोर्शन, और बिल्कुल परेशान मत हो, जल्दी ही ख़त्म होगा। बच्चों को बड़ा कंसर्न रहता है कि मैम जल्दी करा दो। यार जल्दी कराने का मतलब ये भी है कि आपको कैसे अच्छे से आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, और अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो आप सबसे पहले MCQs वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन एक एक पढ़िए और आंसर करिए। इसके आंसर्स आपको PDF में मिलेंगे। PDF आपसे टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा गाइस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और साथ ही आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।